खरजाल की तरह। नमस्कार। भारत ने टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। ग्वालियर में देश का पहला समर्पित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन विकसित किया जा रहा है, जहां मोबाइल उपकरण, नेटवर्क इक्विपमेंट, ऑप्टिकल फाइबर, सेमीकंडक्टर और 5G 6G रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक ही परिसर में होंगे। इसके बनने के बाद कई बड़ी कंपनियां यहां निवेश करेंगी, जिससे ग्वालियर टेलीकॉम निर्माण का प्रमुख केंद्र बनेगा और रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे। इससे आयात पर निर्भरता कम होगी और फोकस ये भी है कि ये पहल भारत को वैश्विक टेलीकॉम सप्लाई चेन का मजबूत केंद्र बनाए। इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत के दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पहल को औपचारिक रूप दिया गया। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी की उपस्थिति में दूरसंचार विभाग और मध्य प्रदेश सरकार के बीच ग्वालियर में देश के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस पहल के साथ ग्वालियर को देश के पहले दूरसंचार विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम ये उठाया गया है। दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दूरसंचार विनिर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश का ग्वालियर देश के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन TMZ की स्थापना के साथ नई पहचान हासिल करने जा रहा है। ग्वालियर में अत्याधुनिक टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन बनेगा, जो देश का पहला समर्पित दूरसंचार विनिर्माण केंद्र होगा। इसका उद्देश्य दूरसंचार उपकरणों और अत्याधुनिक तकनीकों के लिए विश्व स्तरीय विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है। इस पहल से घरेलू और वैश्विक निवेश को बढ़ावा मिलेगा, अनुसंधान एवं नवाचार को नई गति मिलेगी, साथ ही स्वदेशी डिजाइन और विनिर्माण को भी मजबूती मिलेगी। सरकार का मानना है कि यह जोन दूरसंचार उपकरण निर्माताओं, प्रौद्योगिकी कंपनियों, MSME, स्टार्टअप और उद्योग से जुड़े अन्य हितधारकों के लिए एक साझा मंच के रूप में कार्य करेगा। इससे क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी, आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी, बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे और भारत वैश्विक टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग एवं इनोवेशन हब के रूप में अपनी पहचान और मजबूत करेगा। लगभग 350 एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाला यह टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन मोबाइल फोन, दूरसंचार उपकरण, ऑप्टिकल फाइबर, सेमीकंडक्टर तथा 5G और 6G तकनीक से जुड़े उत्पादों के निर्माण का प्रमुख केंद्र बनेगा। इस परियोजना में दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की कई प्रमुख कंपनियों के निवेश की उम्मीद है। सरकार का विश्वास है कि इससे दूरसंचार उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा, आयात पर निर्भरता घटेगी और मध्य प्रदेश देश के प्रमुख टेलीकॉम एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्रों में शामिल होगा। आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने की दिशा में यह पहल केवल एक औद्योगिक परियोजना नहीं, बल्कि भारत को भविष्य की दूरसंचार तकनीकों का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो टेलीकॉम के क्षेत्र में किस तरह से भारत न केवल आत्मनिर्भर होगा, बल्कि नई तकनीक, इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा और बहुत सारे रोजगार के अवसर पैदा होंगे और किस तरह से वैश्विक सप्लाई चेन का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ शुभमय भट्टाचार्य जी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है शुभमय जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये जो सरकार की पहल है ऐतिहासिक है और एक बड़ा गेम चेंजर अगर हम टेलीकॉम सेक्टर कहते हैं इसमें होने वाली है। और टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के बारे में मैं आपको बता दूं रमा जी कि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन से अलग है। बिल्कुल, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है एक्सपोर्ट के लिए, और ये एक्सपोर्ट नहीं, ये देश के अंदरूनी डिमांड सप्लाई की चीज़ को ही डेवलप करने का एक पहल है। एंड काफ़ी सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश मैन्युफैक्चरिंग में अग्रणी नहीं है। तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर में ये वाला क्षेत्र, ये टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर हम टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन को हम सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उससे अगर जुड़े तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट सिद्ध हो सकता है। तो सब कुछ मिलाकर मैं मानूंगा कि ये एक इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट प्लान है। केंद्र सरकार शायद अराउंड 493 करोड़ रुपीस इसमें शुरुआत के इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में
निवेश करेंगे एंड बाद में एक्सपेक्टेशन है कि इसमें कई मल्टीपल्स के इन्वेस्टमेंट्स इसमें आएंगे। तो अभी अपने आप में चूँकि जगह अवेलेबल है मैन्युफैक्चरिंग जोन में, जो सबसे बड़ी चीज़ रहती है ट्रांसपोर्ट का, कम्युनिकेशन का, एक बड़े शहरों से उन सभी चीज़ों का अवेलेबिलिटी है, तो इट्स इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल, इसे इसलिए भी शुभमोय जी खास कहा जा रहा है क्योंकि पहली बार ये अभी का जिसे कह सकते हैं समर्पित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन है। अभी तक अगर टेलीकॉम के विनिर्माण की बात करें तो ये छुटपुट हुआ करता था, बिखरा हुआ रहा है। अपने आप में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जब सभी चीज़ें आप निर्माण से लेकर अगर हम रिसर्च की बात करते हैं एक ही जोन में वो होंगी, तो ये किस तरह का एक जिसे कहते हैं कि एक अलग तरह की पहल है अपने आप में। और इससे क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो अभी से इसमें निवेश के लिए उत्सुक हैं, तो किस तरह से ये जो औद्योगिकरण है उसको भी बढ़ावा देगा। और अगर आप इसको अगर आप समझने की कोशिश करें तो हम इसका कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं रेलवे मैन्युफैक्चरिंग जोन से। आपको पता होगा कि जैसे हमारे जो बड़े रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो शुरू किया गया कपूरथला में, जो शुरू किया गया में, जो शुरू किया गया वाराणसी में, चित्तरंजन में, इन सभी जो सेंटर्स हैं वो सेंटर्स एक बहुत बड़े मैग्नेट बन गए एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ को ड्रॉ इन करने के लिए। और ये बहुत ही बड़ा एक इन्वेस्टमेंट प्लान था रेलवेज़ का कि हम जब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो बहुत सारे मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेस साथ में जुड़ जाएंगे टू उनके पार्ट्स सप्लाई करने के लिए। और वो सही भी सिद्ध हुआ क्योंकि वहाँ वो सारे इलाके बहुत बड़े इंडस्ट्रियल जोन्स बन गए। टेलीकॉम सेक्टर में जैसे आप अभी जिक्र कर रहे थे कि सारे इन्वेस्टमेंट्स बिखरे हुए हैं, अगर उनको अगर समेकित किया जाए, उनको अगर एकत्रित किया जाए, तो वो अगर एक जगह पे अगर बने तो काफ़ी बड़ा सा इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल इससे जनरेट हो सकता है। रेलवेज आप जो मार्क दिखाए थे आप पिछले दशकों में, वो सेम चीज़ उससे ज़्यादा टेलीकॉम सेक्टर का इन्वेस्टमेंट लेड प्लान एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। यहाँ पे हमें ये चूँकि फर्स्ट टाइम है तो इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, बहुत सारी इस जोन को किस तरह से आगे डेवलप किया जाएगा उस पर सबकी नज़र रहेगी। आप जैसे कह रहे थे कि कई सारे कंपनियों ने इसमें दिलचस्पी दिखाए हैं और निश्चित है कि उसमें बहुत सारे इंटरेस्ट लेंगे कि कितने तरीके का इन्वेस्टमेंट्स हो सकता है, किस तरीके का इन्वेस्टमेंट्स के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही अपना इन्वेस्टमेंट प्लान्स तैयार करते हैं। तो ओवरऑल मिलाकर वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे पुराने मैन्युफैक्चरिंग जोन्स जो पावर सेक्टर, रेलवे सेक्टर्स वगैरह से जुड़े थे, इस तरह से टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के साथ जैसे आपने देखा होगा कि अभी हम पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग, पोर्ट जोन्स की, पोर्ट लेड इंडस्ट्रियल जोन्स की भी हम बात कर रहे हैं, तो वो कोस्टल स्टेट्स में होंगे। तो ये दीज आर न्यू फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज जो आ रहे हैं, तो इसमें इन्वेस्ट करना मुझे लगता है इट्स दे आर गुड आइडियाज। जी बिल्कुल। संदीप अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चेयरमैन हैं टेलीकॉम एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के। बहुत स्वागत है संदीप जी आपका। और आपसे मेरा पहला सवाल ये होगा कि किस तरह से आयात पर जो निर्भरता है वो कम होगी, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर जो है हमारे देश का अभी तक आयात पर काफ़ी कुछ निर्भर है। आयात पर निर्भरता का कम होना और घरेलू मांग की आपूर्ति होना, इससे अर्थव्यवस्था पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा इस सेक्टर के विस्तार के साथ साथ? हमारे देश में हर चीज आयात भी होती है बट मैन्युफैक्चर भी होती है। ये बात जरूर है कि टेलीकॉम सेक्टर में हिंदुस्तान अभी सिर्फ 20% खुद बनाता है, 80% इंपोर्ट होता है। उसका मेन रीजन चिप्स का है कि चिप्स अभी इंडिया में नहीं बनते, तो उसकी वजह से धीरे धीरे मेरे को लगता है कि कुछ ही दिनों में जब ये चिप्स की भी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी तो काफी इंडियन बिल्कुल चिप्स को लेकर भी कई कदम उठाए गए हैं, बढ़ जाएगा ना। मगर हमारे लिए हम एक बात बोल सकते हैं कि हम केबल बनाते हैं और 1978 से हमने टेलीकॉम केबल जब से बनानी शुरू करी, हमने कोशिश ये करी है कि हिंदुस्तान में केबल का आयात बंद हो गया है। हिंदुस्तान में टेलीकॉम केबल आज खुद पूरा हिंदुस्तान में बनती है, बल्कि हम यूएस और यूरोप और अलग अलग देशों को, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट, सब जगह हम एक्सपोर्ट करते हैं। मेरी अपनी कंपनी करीबन
600 करोड़ रुपए का केबल यूएस को एक्सपोर्ट करती है। तो आज की डेट में हम एक विकसित भारत है। हम ये जरूर है, ये दिल मांगे मोर, हम चाहते तो हैं कि हम और ज्यादा करें और हम कर रहे हैं। और ये जो पार्क लेके आए हैं मध्य प्रदेश में, हम पहली बारी जब हम मौसाना बबई में गए तो जो सोलर पार्क के लिए वहां पे हमारे को पावर केबल, सोलर केबल के लिए जमीन दी गई और हमारे को जब हम जगह देखने गए तो हमारे को वहां पे जमीन अलॉट कर दी गई। तो मैं ये कहूंगा कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जितनी प्रोएक्टिव है आज की डेट में, ये जो ग्वालियर का जो टेलीकॉम पार्क है, इस पार्क के अंदर जिस स्पीड से काम होगा वो शायद कहीं पे और नहीं हुआ होगा। बिल्कुल। और ये हिंदुस्तान ये काफी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। देखिए क्या है, ग्वालियर के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस अवेलेबल है, बेस्ट स्कूल अवेलेबल है, रहने की जगह अवेलेबल है। तो आज अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग वहां पे काम करने को आराम से तैयार हो जाएंगे। जो कुछ अदर दूसरे इंडस्ट्रियल एरियाज में कुछ तकलीफें आती हैं, तो ग्वालियर का जो इंडस्ट्रियल एरिया है विद द सपोर्ट ऑफ महाराज जी, कि ये जिस तरीके से ये ग्रो होगा, मुझे लगता है कि 3 घंटे में दिल्ली से ग्वालियर की रोड बन रही है, तो हम सबके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। बिल्कुल, और टेलीकॉम इंडस्ट्री बिल्कुल एक बड़ा इकोसिस्टम इसके लिए डेवलप किया जा रहा है, तो वो भी विकास को एक नया विस्तार और नया आयाम देता हुआ दिखाई देता है। संदीप जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से अलग अलग हम कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, राउटर है, एंटीना है, ऑप्टिकल फाइबर है, चिप्स की आपने बात की, तो इनका जब घरेलू उत्पादन बढ़ेगा और टेलीकॉम आयात पर ये निर्भरता हमारी कम होगी, तो किस तरह से ये सीधे मेक इन इंडिया को प्रमोट करता है और आत्मनिर्भर भारत की नीति को भी एक बड़ा बूस्ट देता हुआ दिखाई देता है? देखिए, आज की डेट में ये मजबूरी है हर देश की कि, और टेलीकॉम में खास तौर पे, क्योंकि टेलीकॉम ऐसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसके अंदर अगर आपका डेटा लीक हो गया, दूसरे देशों के पास चला गया, तो आपकी खुद की संप्रभुता पे सीधा संशय में आ जाती है। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमको इंश्योर करना है कि किसी भी हालत में हमारे देश की संप्रभुता पे कोई भी नुकसान ना हो। तो उसके लिए टेलीकॉम के प्रोडक्ट्स अपने आप बनाना, चाहे वो रेलवे में लगते हो, चाहे वो डिफेंस में लगते हो, चाहे वो टेलीकॉम में लगते हो, चाहे वो आईटी में लगते हो, हर तरीके के प्रोडक्ट्स खुद का बनाना। और भारत सरकार जिस तरीके से इसको सपोर्ट कर रही है, ये जो पैकेज यहाँ ग्वालियर के लिए मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने जॉइंट एफर्ट किया है, मुझे ये लगता है कि ये दुनिया में, जैसे मंत्री जी ने भी कहा कि शायद दुनिया में ये वन ऑफ द बेस्ट पैकेज अवेलेबल है। तो मैं तो पूरी इंडस्ट्री को, हम भी इसमें आना आएंगे और हम पूरी इंडस्ट्री को इस की तरफ ध्यान जरूर लेके जाएंगे। बिल्कुल, अपनी तरह का यहाँ पे काम होना चाहिए। पहला है और आप बता रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण है। चर्चा हम जारी रखेंगे इन तमाम बिंदुओं पर, लेकिन ले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। अरे निखिल कहाँ चला गया? इधर ही था। लो आ गया। वहाँ क्यों बैठा था निखिल? बैंक अकाउंट ओपन करने। यहाँ? बिल्कुल। अब कहीं भी कभी भी वीडियो कॉल के जरिए आप अपने जरूरी सरकारी डॉक्यूमेंट के साथ बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू। है ना आसान? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं भारत की ऐतिहासिक पहल की टेलीकॉम के क्षेत्र में, और हमारे साथ शुभमय भट्टाचार्य जी जुड़े हुए हैं। शुभमय जी, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि किस तरह की ये मॉडल पर काम करेगा, किस तरह की जवाबदेही होगी और किस तरह की हिस्सेदारी होगी, तो केंद्र सरकार ने जो पहले चरण के लिए 493 करोड़ रुपए का 100% केंद्रीय अनुदान मंजूर किया है और इसमें 170 एकड़ जमीन निशुल्क राज्य सरकार ने दी है। अगर हिस्सेदारी की बात करते हैं तो एमपी सरकार की 51% की है और केंद्रीय दूरसंचार विभाग की 49% की हिस्सेदारी होगी। तो ये एक संयुक्त स्वामित्व का मॉडल दिखाता है, जवाबदेही के
उद्देश्य से और इसके साथ ही निवेश की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। और जिस तरह से सरकार लगातार यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत कर रही है, तमाम नई नीतियों में परिवर्तन किया गया है, तो उसको देखते हुए ये जो डिफरेंट कंपनीज हैं जो इंटरेस्ट दिखा रही हैं, तो ये भी इसे एक आकर्षक गंतव्य बना रहा है और ये इंटरेस्ट इससे साफ नजर आता है। और जैसे आप देख रहे हैं कि आज जैसे जिक्र किया आपने कि स्टेट गवर्नमेंट का परसेंटेज इक्विटी है 51%, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार ही ये वाले इन्वेस्टमेंट जोन को चलाएंगे, उनका मेजॉरिटी स्वामित्व है। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि जो इलाके में जो चैलेंजेस है जो सामने आएंगे उनका हैंडलिंग करने के लिए सेंटर से अगर हर वक्त हमेशा अप्रूवल लेना पड़े एज द मेजॉरिटी ओनर, तो इन्वेस्टमेंट जोन या किसी भी इस तरह के पहल जो है वो आगे चलने में सक्षम नहीं होता है। तो ये एक इट्स अ फार साइटेड मूव। साथ अगर हम इसको अगर कंपेयर करें कि जिस तरह से मेट्रो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं भारत में, कई शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं और इन सारे मेट्रो प्रोजेक्ट्स में भी आप देखेंगे सेम मॉडल को अपनाया गया है कि मेजॉरिटी होल्डिंग स्टेट गवर्नमेंट्स का है। और ये ज़रूरी है क्योंकि इससे क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स अपना जो कंट्रोल है उसको बरकरार रख सकते हैं, उसके हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं, उसके हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट भी ड्रॉ इन कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने तरफ से सपोर्ट दे रहे हैं, टेक्निकल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट बाहर के मार्केट से, तो इन्वेस्टर को भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट 49% तक इक्विटी है सेंट्रल गवर्नमेंट का, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का काफ़ी जोर का उसमें इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट मेजॉरिटी नहीं है कि वो हमेशा वोट करके अपने हिसाब से ही वो करवा देंगे, स्टेट गवर्नमेंट्स अपना कंट्रोल रख सकते हैं। तो ये एक जिसे कहते हैं PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ आगे बढ़ने का ये एक बहुत सुदृढ़ बुनियाद है, क्योंकि इसके बेसिस पे ही जो इन्वेस्टर्स आएंगे वो भी उसी तरह के कुछ मॉडल के इन्वेस्टमेंट्स चाहेंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट, जैसे मैंने जिक्र किया, कि उनके लिए पॉसिबल होगा उनको ऑफर करना कि कई तरह का नए इन्वेस्टमेंट चीज़ों को सामने लाना जो इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए बहुत ज़रूरी है। डेट फाइनेंसिंग खासकर जिसमें इस तरह का फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी होता है, उसके लिहाज से अगर हम देखें तो दिस इज़ अ वेरी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान। जी बिल्कुल। और इसके साथ केवल बड़ी कंपनियां नहीं बल्कि जो MSME हैं, स्टार्टअप्स हैं और स्थानीय सप्लायर्स हैं, उनकी एक बड़ी भूमिका होने वाली है। उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो मिलने वाला है और बड़ी कंपनियों और विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर काम करने का उन्हें मौका भी मिलेगा। तो किस तरह से, जिसे हम कह रहे हैं कि रोजगार के बड़े अवसर खुलेंगे, अर्थव्यवस्था, स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तो ये अपने आप में कितना अहम आपको इसका असर दिखाई देता है, क्योंकि इसका फायदा जो है वो ग्रास रूट लेवल तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। खासकर स्किलिंग, क्योंकि अगर हम सेक्टर्स देखें जिस सेक्टर्स में ज़रूरत है तो वो फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, टेलीकॉम, क्वांटम कंप्यूटिंग। इन सभी चीज़ों में लोगों की बहुत ज़ोर का आवश्यकता है, लेकिन हमारे पास उतने उस तरह के लोग नहीं हैं, उतने कतार में नहीं है, और इसलिए हम कई बार रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं वॉल्यूम कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। और ये सारी चीज़ें तभी हो सकता है जब, वही मैंने कहा कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल रहे, तो फिर वो माइक्रो एंटरप्राइजेस को, माइक्रो इनिशिएटिव्स को बढ़ावा दे सकते हैं, सर्विसेज को तो बढ़ावा दे ही सकते हैं, लेकिन साथ में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को, बहुत तरह के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस का जिनका ज़रूरत है इस तरह के एंटरप्राइज को सक्सीड करने के लिए, उनको सपोर्ट दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये वेरी एम्प्लॉयमेंट पॉजिटिव हो जाता है। बहुत तरह के एफर्ट्स और अपॉर्चुनिटीज़ सामने आते हुए हमें दिखाई देंगे। जी बिल्कुल। इसमें और इसे ये भी कह रहे हैं कि प्लग एंड प्ले मॉडल पर ये आधारित है, यानी कि जो तमाम सुविधाएं हैं इसके शुरू होते ही जो कंपनियां हैं उनको दे दी जाएंगी। तो इसमें जो देर लगती है, एक प्रोसेस के शुरुआत होने में जो समय लगता है वो कम लगेगा, इसके साथ ही जो लागत है उसमें भी कमी आएगी। तो ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और किस तरह से इसे भी देखते हैं। जो स्थानीय रोजगार है वो तो वहाँ पर बढ़ ही रहा है, लोकल अर्थव्यवस्था है वो भी वहाँ पर मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। जी, और अगर हम देखें कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इन्वेस्टर्स के लिए, वो जब इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो उनके लिए कोलैटरल का जब ज़रूरत होता है, लैंड का, या अगर हम सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट का अगर देखें, अभी कुछ महीनों कुछ 1-1.5 साल पहले केंद्र सरकार ने एक सिस्टम शुरू किए हैं जो स्मॉल एंटरप्राइजेस को फैक्टरिंग के हिसाब से, यानी कि स्मॉल एंटरप्राइजेस के जो बिल्स हैं
उस पर जो पेंडिंग बिल्स है उसको लेकर भी एक मार्केट हो सकता है। उन सभी चीज़ों के जिसे कहते हैं क्रियान्वयन के लिए इस तरह का डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल खासकर इम्पोर्टेंस देता है, ध्यान में मतलब हमें हेल्प करता है। और अगर जैसे ग्वालियर जैसे जगह में जहाँ पे पोटेंशियल बहुत है लेकिन लोगों के पास कांटेक्ट नहीं है, टेक्नोलॉजी माने मैं सिर्फ बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं, मैं फाइनेंशियल चीज़ों को भी एक टेक्नोलॉजी मानता हूँ, उन चीज़ों के टेक्नोलॉजी भी उनके सामने आते हुए उनको नज़र आएंगे। तो ये कुल मिलाकर काफ़ी यूज़फुल इन्वेस्टमेंट मॉडल बन जाता है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से स्वदेशी मॉडल का हम जो है इसमें बात कर रहे हैं कि स्वदेशी मॉडल का विस्तार हो रहा है और इसके साथ ही जो नवाचार की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी की आपने बात की, 5G और 6G टेक्निक जो है इस पर केंद्रित R&D सेंटर भी वहां पर होगा। तो ये अपने आप में जिस तरह से हम कह रहे हैं कि भारत को भविष्य की दूरसंचार तकनीकों में सिर्फ एक उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता और नव प्रवर्तक यानी कि जो इनोवेटर है उसको बनाने में मदद करेगा। और इसके लिए भी जो लैब्स की जाएंगी और स्किल्ड फोर्स तैयार की जाएगी, तो वहाँ पर जो युवा हैं, जो तकनीक का जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एक इंटरेक्शन जो है जो अभी तक नहीं हुआ था वो भी होगा, तो ये भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि आप देखेंगे कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स में पहले ज़माने के कंपैरिजन में आजकल के ज़माने में बहुत तरह का सपोर्ट सिस्टम्स का ज़रूरत होता है। टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी एक ऐसा बारीकी टेक्नोलॉजी है जिसमें बहुत तरह के पैटर्न्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स को संभाल के चलना पड़ता है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो किस तरह से अपना बिजनेस को बढ़ावा दे, लेकिन साथ में इन सारे चीज़ों में, कॉपीराइट्स में, पैटर्न्स में, ट्रेडमार्क्स में वो फिसल ना जाए। तो ये सारी चीज़ों का जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से जब आता है यंग पॉपुलेशन में, तो उनको फिर कॉन्फिडेंस रहता है कि हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, हमारे पास सपोर्ट है और हम इसको कई तरह के नए ऑप्शंस की तरफ हम लोग झुक सकते हैं। साथ में क्या होता है कि जैसे आप देखेंगे कि ग्वालियर से बहुत ही पास में, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम कोटा के बारे में बहुत सुन चुके हैं। कोटा क्षेत्र में बहुत सारे लड़के लड़कियां पढ़ने जाते हैं सिविल सर्विसेज और इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स में खासकर पास होने के लिए। उनके लिए रास्ता सिर्फ दिल्ली की तरफ ही नहीं है, सिविल सर्विस या जैसे बड़े एग्ज़ाम्स ही नहीं, ग्वालियर की तरफ भी उनका एक नया रास्ता, एक नया स्रोत खुल सकता है जिसमें वो लोग भाग ले सकते हैं, जिसमें वो लोग अपना योगदान दे सकते हैं। तो स्टेट एंड सेंटर का ये जो तालमेल है, ये अपने आप में बहुत सारा पॉसिबिलिटीज़ को ओपन कर देता है। बिल्कुल। और हम जब तकनीक के अपग्रेडेशन की बात करते हैं उस दृष्टि से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक और सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो विभिन्न कंपनियां हैं उनका इंटरेस्ट इस बात से भी मुझे लगता है कि बढ़ता है कि इसके लिए मांग पैदा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत में ही एक बड़ा घरेलू बाजार इस पर मिल जाएगा। 12,000 से 15,000 करोड़ के निवेश की संभावना जताई जा रही है, तो उत्पादन भी बल्क जिसे कहते हैं कि उसमें किया जाएगा। तो इसके साथ ही जो भारत जब इसे निर्यात करेगा तो वैश्विक सप्लाई चेन में, क्योंकि अभी कुछ ही कंट्रीज हैं उनका बोलबाला है, तो उसमें भारत की उभरती हुई भूमिका को आप कैसे देखते हैं? स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना महत्वपूर्ण है? और आप देखेंगे ग्वालियर क्षेत्र हमारे जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसके काफ़ी पास में है। तो दिल्ली बॉम्बे फ्रेट कॉरिडोर जो है उससे काफ़ी जुड़ा हुआ है। तो कम्युनिकेशन टू द पोर्ट्स, यानी कि मुंबई का पोर्ट, कांडला के पोर्ट्स में जाने के लिए काफ़ी वेल लोकेटेड है। साथ में हाईवेज़ के हिसाब से अगर हम देखें तो ग्वालियर इज़ इन अ वेरी गुड पोजीशन कि जो नॉर्दर्न इंडिया के लिए जाने वाली जो हाईवेज़ हैं उस पर भी वो स्थित है। ये सब चीज़ें बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स की हम बात कर रहे हैं तो कितना जल्दी प्रोड्यूसर्स अपना प्रोडक्ट को विदेशी मार्केट में ले जा सकते हैं, उसका फ़ायदा ले सकते हैं, या नया कोई इन्वेस्टमेंट प्लान्स आया है उस पर टर्न अराउंड करेंगे तो कितना जल्दी टर्न अराउंड कर सकते हैं और कितना जल्दी वो प्रोडक्ट को मार्केट में फिर से ले जा सकते हैं। ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और हम इसीलिए बात कर रहे हैं कि जो सेंटर ऑन स्टेट का जो जॉइंट एफर्ट है, कि सेंटर का 49% और स्टेट का 51%,
वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। जी बिल्कुल, और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि ये जो सेमीकंडक्टर मिशन है इसको भी बल दे रहा है, क्योंकि सेमीकॉन मिशन है या फिर हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट स्कीम है, इनके साथ तालमेल बिठाकर इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि तमाम अन्य जो कदम है वो भी इससे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। जी, इनफैक्ट अगर हम एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो ये एक ऐसा नया चीज़ है जो हमने पहले सोचा नहीं था, और अपने आप में ये एक बहुत बड़ा एवेन्यू खुल जाता है दूसरे कंपैरेटिव क्षेत्र में इसी तरह के मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाने का पॉसिबिलिटीज़ सामने आ जाते हैं। तो हम अगर ग्वालियर से पूरा भोपाल, इंदौर, ये पूरा बेल्ट को अगर हम देखें, और इधर साथ में राजस्थान में टुवर्ड्स कोटा और यूपी में झांसी से आगे चलते हुए जो बुंदेलखंड रीजन है, इन सभी रीजन्स में जो बेनिफिट आ सकते हैं वो बहुत ही ज़्यादा है। एंड वो अगर प्लान के अनुसार अगर हम चलने का संभावना अगर रहा तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। जी बिल्कुल, नवाचार और नेक्स्ट जनरेशन की जो टेक्निक्स हैं उनको बढ़ावा देने की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और बड़ा सक्सेसफुल मॉडल जो है ये आने वाले समय में बनता हुआ दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया शुभमोय जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।